नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमारी पहली क्लास थी और मे भी शायद कल कुछ स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट थे। ऐसा कोई स्टूडेंट जो सेक्शन सी का हो और कल की क्लास में एब्सेंट था? जी, आप लोगों को मैसेज नहीं आया था? अच्छा, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैसेज किया जाता है, आप लोग की शायद नंबर कन्वर्टेड तो नहीं है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि शायद बाय मिस्टेक आपने नंबर या तो गलत टाइप कर दिया था फॉर्म पे, या फॉर्म से जो नंबर सिस्टम में एंटर हुआ शायद वो गलत एंटर हो गया, या नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, या कोई भी दूसरी रीजन हो सकती है, तो आप लोगों को मैसेज नहीं आया। नो इशू एट ऑल। कल अकाउंटिंग की पहली क्लास हुई है और पहली क्लास में मैंने एज सच जो है ना कुछ भी नहीं पढ़ाया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था। एक फेवर आपको ये मिल जाएगी कि मैंने कल की क्लास रिकॉर्ड की थी और मैं आज भी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई बच्चे शुरू में एब्सेंट होते हैं तो उनको एटलीस्ट मैं शुरू की 1-2 दिन की रिकॉर्डिंग दे दूँ। तो वो मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा। ग्रुप मैंने ऑलमोस्ट बॉयज़ का तो बना दिया है, तो उसमें आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको सुन लीजिएगा। मैं एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ, कुछ भी नहीं था। कल मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था और इंट्रोडक्शन में मैंने कल ये बताया था कि आपका ओवरऑल जो सीएमए जर्नी है उसमें ऑपरेशनल लेवल, मैनेजर लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, प्रैक्टिकल सेशन, देन सीएमए, एसीएमए और एफसीएमए, ये आपका पूरा सीएमए रूट या जिसको हम सीएमए जर्नी कहते हैं। इसके बाद मैंने ये पेपर जो आपका स्ट्रक्चर है कि पेपर जो एमसीक्यूज बेस है उसमें कितने परसेंट एमसीक्यूज होंगे, कितने परसेंट एमटीक्यूज होंगे, मल्टीटास्किंग क्वेश्चन, ये बातें डिस्कस की थी। और ये स्क्रीन पे आपको इस वक्त नजर भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास 70% एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है और 30% एमटीक्यूज, मल्टीटास्किंग क्वेश्चंस। उसके बाद मैंने ये सिलेबस बताया था कि आपके सिलेबस में 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में 4 चैप्टर हैं, पार्ट बी में 14, टोटल 18 हो जाएंगे, और पार्ट सी में जो है वो 7 है। तो सिर्फ आपके 25 चैप्टर्स हैं फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसके अलावा मैंने पेपर, मॉडल पेपर या मॉक पेपर जिसको हम कहते हैं, उसका एक आपको क्विक जो है ना एक झलक दिखाई थी कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से पेपर आता है। ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन होता है और अगली स्क्रीन पे मैंने कहा था ये एमटीक्यूज वाला मल्टीटास्किंग क्वेश्चन, जो कि 10-10 नंबर के 3 सवाल होते हैं। उसमें आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने होंगे। उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए नीचे फॉर्मेट बना हुआ होगा। अभी तो मैं स्क्रॉल करूंगा तो फॉर्मेट नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने ये सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सवाल का। तो ये बातें कल ऑलरेडी हम कर चुके हैं और ये मैंने पेपर स्ट्रक्चर लिख के भी बता दिया था कि ये आपका पेपर स्ट्रक्चर है। 70-30%, 70% एमसीक्यूज, 25 एमसीक्यूज 2 नंबर वाले और 20 एमसीक्यूज 1 नंबर वाले, ये 70 मार्क्स है। 3 एमटीक्यूज 10-10 नंबर वाले 30, तो ये 30 + 70 = 100। टुडे इंशाल्लाह वी हैव टू स्टार्ट। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपका जो सिलेबस है उसकी सीक्वेंस को फॉलो करना नॉट नेसेसरी। चैप्टर में इंशाल्लाह आपको सारे पढ़ाऊंगा, इससे आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने कल भी कहा था, इवन किसी स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि सर क्या हम कुछ चैप्टर मिस करेंगे या सारे चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैंने कहा था डेफिनेटली वी हैव टू कवर ऑल चैप्टर्स, बिकॉज के आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपको पूरा, जाहिर सी बात है वहां पे एग्जामिनर कोर्स जो एग्जामिन कर सकता है उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 45 एमसीक्यूज हैं, 3 एमटीक्यूज हैं, 48 क्वेश्चन हैं आउट ऑफ 25 चैप्टर्स। तो वो चाहे तो हर चैप्टर को भी एग्जामिन कर सकता है। तो कोई भी चैप्टर प्रोफेशनल लाइफ में लेस इंपॉर्टेंट या हम ये नहीं कह सकते कि मोर इंपॉर्टेंट कौन सा है। हमारा जो एकेडमिक लेवल होता है ना, देखिए आप लोग ज्यादातर इंटर करके आए ना, तो ये जो हम इंटर या ग्रेजुएशन करके आते हैं या मास्टर कर रहे होते हैं, ये सारा आपका एकेडमिक होता है। लेकिन अब जो आपने एडमिशन लिया है, दिस इज नॉट योर एकेडमिक, दिस इज योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो याद रखना, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एकेडमिक में इतना इशू नहीं होता, चॉइस होती है,
आप बहुत सारी चीजें मिस करके भी चले जाएं, आपकी चीजें कवर हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे चॉइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली सारी चीजें आपने कवर करनी है, ठीक है, आपने डेप्थ स्टडी करनी है इंशाल्लाह। कल भी मैंने आपको बहुत ज्यादा गाइड किया था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर 1। हमारा वैसे तो सिलेबस का, अगर मैं ये आपके सामने सिलेबस की स्लाइड रखूं, तो चैप्टर 1 है अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा सा मैं अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट देकर फिर आगे जाऊंगा चैप्टर 2 पे खास तौर पे। चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए कल मैंने आपसे कहा था 2 किस्म की अकाउंटिंग है, नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड नंबर 2 इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपके 6 लेवल हैं, 6 पेपर अकाउंटिंग के पढ़ेंगे आप। 3 पेपर आपके हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, बाकी 3 पेपर आपके हैं रिगार्डिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें हमारे सब्जेक्ट की, तो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, ये जो फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बेसिकली थोड़ा सा मैं आपके सब्जेक्ट को डिफाइन करके फिर आगे चलता हूँ। फंडामेंटल कहते हैं बुनियाद को, मैंने कल भी कहा था, प्रिंसिपल को भी कहते हैं। यही सब्जेक्ट अगर आप आई कैप का देखेंगे तो उन्होंने नाम रखा हुआ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, एक ही बात है, क्योंकि ये आप लोग का इंट्रोडक्टरी लेवल है। इसी सब्जेक्ट को मैं कहीं और जाके पढ़ाऊं, फॉर एग्जाम्पल एक जगह मैं पढ़ाता था, वहां पे शायद इसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। कुछ लोग इसको कहते हैं फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कुछ लोग कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग। एक जगह मैं पढ़ाता था पिफ्फा में, शायद आपने नाम सुना हो, PIPFA, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स, शायद FSL पे है उसका ऑफिस। तो वहां जब मैं पढ़ाने जाता था वंस अपॉन अ टाइम, अब तो नहीं पढ़ाता, तो वहां पे बेसिक अकाउंटिंग था, इसी सब्जेक्ट का नाम। तो इनिशियल प्रोफेशनल अकाउंटेंसी में जो आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ऑल आर सेम। यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो इनटेक है वो सारा का सारा इनटेक कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आता। अच्छा एक बात और, ये कुछ नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो शायद कंफ्यूज रहते हैं कि हम फील्ड चेंज कर रहे हैं, तो इस चीज से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बात ये है कि नॉन कॉमर्स को हम बिल्कुल जीरो से अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि आप लोग अकाउंटिंग पढ़ के नहीं आए, फर्स्ट टाइम आप लोग अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंटिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है, और याद रखिए अकाउंटिंग कंपैरेटिवली, मैं समझता हूँ जितनी मेहनत आप लोग करके आए ना इंटर में, खासतौर पे जो प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग साइड से आते हैं, उनका मैथ्स बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। कॉमर्स वालों का मैथ तो बड़ा आसान होता है, 50 नंबर का पेपर होता है, बच्चे 50 में से 50 भी ले आते हैं, मतलब कोई कमाल नहीं किया उन्होंने। वो स्टेट पेपर होता है, सिरात मुस्तकीम 5 सवाल आते हैं, वो बिल्कुल बेसिक बेसिक बाइनरी नंबर के सवाल, और इक्वेशन आ रही होती है, बहुत ज्यादा फाइनेंस इंटरेस्ट के चैप्टर से एक सवाल आ रहा हो, मतलब बड़ा स्ट्रेट पेपर होता है मैथ का कॉमर्स में। लेकिन साइंस वालों का जो मैथ होता है वो बहुत ज्यादा टफ टाइम उनको देना पड़ता है, बहुत कुछ सिखा देता है आप लोगों को। तो डेफिनेटली आप लोग वैसे ही हार्ड वर्कर होते हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह अकाउंटिंग में मसला नहीं होगा, ठीक है। अकाउंटिंग बिल्कुल यहाँ जीरो से पढ़ाई जाएगी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को, और अकाउंटिंग आपका पहला पेपर है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग रखी जाती है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ताकि आपको अकाउंटिंग की बुनियाद स्ट्रॉन्ग की जाए, आगे आप जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। फंडामेंटल बुनियाद को कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमारा सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग क्या होता है, बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट यहाँ मौजूद है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अकाउंटिंग? जी अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग? जी टांगे कॉमर्स वाले भाई चैंपियन मेमन भाई बोले, हिसाब किताब किया जाए। भाई हमारे मेमन भाई जो है सर्टिफाइड मेमन है, वो कह रहे हैं हिसाब किताब जो किया जाए उसको जो है वो अकाउंटिंग आ जाता है, ठीक है, इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। जी डेबिट एंड क्रेडिट, तो देखिए ये तो आप एक जनरल बात कर रहे हैं जी, एनीवन एल्स, नो आइडिया।
ओके नाउ देखिए, याद रखिए अकाउंटिंग एक जनरल वर्ड है और डेफिनेटली आज हम जिस दौर में रहते हैं, अगर हम कोई भी वर्ड गूगल पे सर्च करें हमें 1000 डेफिनेशन मिल जाती है। तो अकाउंटिंग की वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस। हर ऑथर ने अपने अपने अंदाज से अकाउंटिंग को बयान किया है। खासतौर पे यहाँ जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स पढ़ के आ रहे हैं भारत, वो शर्माते हैं, लेकिन उनको शायद ये पढ़ाया जाता है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। एम आई राइट? ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स में बच्चों को पढ़ाई जाती है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है where we have to record, we have to analyze and we have to summarize business transactions। अच्छा, इसी तरह मैं एक जगह पढ़ रहा था गूगल पे, किसी ने लिखा अकाउंटिंग एक आर्ट है, कुछ लोग कहते हैं अकाउंटिंग एक साइंस है। एक जगह गूगल पे मैंने देखा, लिखा हुआ था अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है, अकाउंटिंग बिजनेस की जबान है। तो देखिए, अगर अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, क्योंकि आपने जिस फील्ड में कदम रखा है बेसिकली ये बिजनेस की फील्ड है, ठीक है ना। अभी किसी ने कहा कि कारोबार का हिसाब किताब रखना, तो कारोबार किसको बोलते हैं? बिजनेस को बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने कहा ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स वाले पढ़ के आते हैं, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग। किसको रिकॉर्ड करना, किसको एनालाइज करना, किसको समराइज करना? बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस की एक्टिविटीज को, बिजनेस में जो भी आपका इंपैक्ट आ रहा है उन सबको एनालाइज करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिपोर्ट करना, दैट इज अकाउंटेंसी। अच्छा, अब इसका मतलब है अकाउंटिंग का लिंक किससे हो गया? बिजनेस से। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। तो याद रखें, अगर अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है तो इसका मतलब है हमें ये भी पता होना चाहिए बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस बेसिकली अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो सिंपल, आपकी वो एक्टिविटीज जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव टू मेक अ प्रॉफिट, आपकी वो एक्टिविटीज, आपकी वो परफॉर्मेंस, आपके वो काम जिसमें आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव टू मेक अ प्रॉफिट या टू मेक प्रॉफिट। देखो, इंसान जब कोई काम करता है ना तो हर काम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। आप सुबह सुबह यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए, इसका मतलब है आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। यू वांट टू बी अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, दिस इज माय सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है ना। तो याद रखें, हर काम को करने का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है? आपकी वो एक्टिविटीज जिसका बुनियादी मकसद टू अर्न प्रॉफिट्स, टू मेक अ प्रॉफिट, यानी आपके वो काम, आपकी वो परफॉर्मेंस, आपकी वो एक्टिविटीज जहां पे आपका बुनियादी मकसद प्रॉफिट अर्निंग हो। बिजनेस को हम डिफरेंट तरीकों से देख सकते हैं। वन ऑफ द बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सिंगल ऑनर होता है और वही सारे प्रॉफिट का इंटाइटल टू रिसीव होता है। इन केस ऑफ लॉस, सारा लॉस भी उसी को बेयर करना होता है। थोड़ा सा बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहें तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 20। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम कितने पार्टनर का होना जरूरी है? 2। मैक्सिमम इट कैन बी 20। एक बंदा अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर सकता। डेफिनेटली फॉर पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर, ठीक है ना। सपोज करें मिस्टर ए अपना बिजनेस अलग कर रहे थे, मिस्टर बी अपना बिजनेस अलग कर रहे थे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट दे डिसाइड टू मर्ज देयर बिजनेस। शायद वो अपने बिजनेस को क्या करने जा रहे हैं? मर्ज करने जा रहे हैं और पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दें, तो फिर वो ए बी ट्रेडर बन जाएगा। पहले मिस्टर ए का अलग बिजनेस था, मिस्टर बी का अलग बिजनेस था। अब अगर उन्होंने अपने बिजनेस को मर्ज कर लिया तो फिर ये क्या बन जाएगा? ए बी ट्रेडर्स या ए बी की पार्टनरशिप। इससे ऊपर जाना है तो फिर थर्ड ऑप्शन होता है कंपनी। देखिए, कंपनी एक बड़ा नाम होता है, ठीक है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप में 1932 एक्ट फॉलो किया जाता है। कंपनी में हमारे प्यारे पाकिस्तान का जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है 1984 था, वो अब वो थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है 2017 के फाइनेंस एक्ट के नाम से आता है, तो उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। तो बहरहाल
हर वो बिजनेस जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, हर बिजनेस कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं होता। अब मैं आपको मिसाल दूं, कल मैंने कहा था अलजामिया बुक स्टॉल, बिजनेस तो वो भी कर रहा है, लेकिन क्या अलजामिया कोई कंपनी है? नहीं। अगर मैं आपसे कहूं पीएसओ, कार्डी, बुरंजा, सतरंगी, जे डॉट, आइडियाज, हीनोपाक, एटलस, ठीक है, पाक सुजुकी, ये सब क्या है? ये कंपनीज है, ठीक है ना। कंपनी अपने नाम से रजिस्टर्ड होती है, कंपनी की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। एक कंपनी अपने नाम से रजिस्टर्ड हो जाए तो दूसरी कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। असलम ट्रेडर आपको हजारों मिल सकते हैं, लेकिन एक पीएसओ रजिस्टर्ड है तो उसके नाम पे दूसरी पीएसओ रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। एक शील्ड पाकिस्तान रजिस्टर्ड है तो दूसरी शील्ड पाकिस्तान नहीं हो सकती। कंपनी का जो प्रोसेस है वो काफी टाइम टेकिंग होता है। कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको हमारे प्यारे पाकिस्तान के जो कानून के मुताबिक प्रोसीजर है उसको आपने फॉलो करना होता है। फिर आपकी एक आइडेंटिफिकेशन, आपका एक नाम, आपका एक लोगो, आपकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो याद करें, याद रखें कि हमारे पास ये जो 3 किस्म के बिजनेस है, नंबर 1 इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सिंगल ओनर होता है। बहुत सारे लोग आपने देखा है हमारे आपके जहां हम रहते हैं घर के करीब छोटी छोटी दुकानें होती है, जनरल स्टोर होते हैं, ठीक है ना, मेडिकल स्टोर होते हैं। ये छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, पान वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, चाय वाला, ये ज्यादातर लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको ऊपर जाना है तो आप किसको, अपने बिजनेस को किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं? पार्टनरशिप पे। उससे ऊपर जाना है तो फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या होता है? कंपनी। फिर कंपनी के लिए एक अलग बहुत सारी चीजें हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे। एक मैं क्विक बता दूं, 2 किस्म की कंपनीज होती है, एक होती है पब्लिक लिमिटेड और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड वो होती है जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक परचेज कर सकती है। वी आर जनरल पब्लिक। खासतौर पे जो हमारे मेमन लोग हैं वो बड़े शौकीन होते हैं शेयर्स के हवाले से। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में जाएं तो आपको बहुत सारे सर्टिफाइड मेमन नजर आएंगे। तो बहरहाल बात यह है कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स खरीदो फरोख्त किए जाते हैं वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज के होते हैं। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ऑफर इट्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स की ऑफर जनरल पब्लिक को नहीं कर सकती। मार्केट में 2 किस्म की कंपनीज है, आप अक्सर देखते हैं कंपनीज के नाम के आगे लिखा होता है पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कल कहा था मैंने कंपनी में जॉब की, प्राइवेट लिमिटेड थी, मेरी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर जो खरीदता है वो कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। और शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का ऑनर। शेयर होल्डर आर द रियल ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो इसका मतलब है वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक। पब्लिक हम लोग जनरल पब्लिक है ना, हम लोग जाके मार्केट में पब्लिक कंपनीज के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। वी आर जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स, पहली बात तो ये है प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड। 2 किस्म की कंपनीज होती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड वो होती है जिस कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में होता है। स्टॉक एक्सचेंज तो पता है ना आप लोगों को क्या होता है, ठीक है, अक्सर ड्रामों में भी दिखाते हैं। आपने देखा होगा दानिश साहब ने शेवार केमिकल के शेयर परचेज किए थे, याद है? तो भाई ये जो आप शेयर परचेज, इसका मतलब है वो पब्लिक कंपनी थी, उन्होंने शेयर परचेज किए, स्टॉक मार्केट में जाते थे, दिखाया भी था ड्रामे में, आपने देखा होगा वहां सारे लोग खड़े हुए देख रहे हैं, ऊपर कुछ स्लाइड चल रही है, ठीक है ना, कौन सी कंपनी का शेयर कितने में बिक रहा है। तो ये मार्केट अप्स एंड डाउन होती है शेयर्स की। बहरहाल पब्लिक कंपनी के शेयर हम परचेज कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो सकती है, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब जिसका नाम किसकी लिस्ट में हो? स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में हो। पब्लिक कंपनी कैन बी लिस्टेड, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड। प्राइवेट कंपनी अपनी शेयर्स आपस में ही होते हैं, उनके पास क्लोज फैमिली मेंबर, ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज में क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बस। मैं जिस कंपनी में था वहां जो ऑनर थे, शेयर होल्डर थे, वो फैमिली मेंबर थे, ठीक है ना, उनकी मदर, उनके फादर, उनके बेटे, मतलब आपस में फैमिली मेंबर थे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी। वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। शेयर्स पता है क्या होता है? किसी को पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? शेयर कुछ भी नहीं होता, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर होता है, कागज का टुकड़ा। और मार्केट में जाके आपको कागज का टुकड़ा खरीद के दूसरा कागज का टुकड़ा जिसपे बाबा कौम की एक तस्वीर होती है वो आप कंपनी को देके आते हो।
जिसको हम पैसा बोलते हैं, और कंपनी जो है ना उस पैसों पे क्या करती है, बिजनेस करती है, और फिर उस बिजनेस पे उसको जो प्रॉफिट होता है उसमें आपका हिस्सा होता है। दिस इज नॉन एज डिविडेंड। कंपनी जब बिजनेस करती है और बिजनेस में जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट में से हिस्सा किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर को, और उसको अकाउंटिंग की शरीयत में डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड, पार्ट ऑफ कंपनी प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर। कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हिस्सेदारों में तकसीम किया जाए, अकाउंटिंग की शरीयत में उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो भाई 3 किस्म के बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें सिंगल ओनर होगा, वही सारे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस का रिस्पॉन्सिबल होगा। नंबर 2 इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 से लेके 20 तक पार्टनर हो सकते, और एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्मेशन एक एग्रीमेंट पार्टनर्स आपस में साइन कर लेते हैं कि भाई किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के 50-50 होना चाहिए, डिपेंड करता है उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। हो सकता है किसी बंदे की इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो वो बोलेगा भाई मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलना चाहिए। मे बी अगर 4 पार्टनर है, नॉट नेसेसरी कि चारों जो है 25% आपस में ले, हो सकता है पार्टनर्स आर फ्री टू डिसाइड के व्हाट टू डू। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि उनके ऊपर कोई बाउंडिंग हो कि भाई हमेशा जो है वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली हो सकता है लेकिन नॉट नेसेसरी। हो सकता है 4 पार्टनर है, एक पार्टनर को 50% मिलता हो, दूसरे को सिर्फ 10% मिलता हो, 60% हो गया, बाकी जो 2 है उनको 20% मिलता हो। वो तो एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्मेशन पार्टनर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है। इसके बाद और आगे जाना है आपको तो फिर कंपनी है। कंपनी का अपना एक नाम होता है, कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है, क्योंकि कंपनी की एक सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का जो बिजनेस होता है ना उस पे लोगों का ट्रस्ट होता है। आप किसी ब्रांड से कोई चीज परचेज करते हैं ना तो आप ज्यादा रिलायबल होते हैं, ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है ये ऐसा नहीं है कि कल ये बिजनेस बंद हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप से आप कोई काम करते हैं ना आपको डाउट होता है, क्यों, हो सकता है ये दुकान आज है कल ना हो, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में एंटर होना भी आसान होता है, एग्जिट भी आसान होता है। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, मतलब उसमें एंटर होना और एग्जिट करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, शुरू करने में आसानी, खत्म करने में आसानी। लेकिन कंपनी में इजी टू फॉर्म नहीं होता, सम टाइम कंपनी की फॉर्मेशन में साल या साल से ज्यादा का अरसा भी लग जाता है, और कंपनी को डिसॉल्व करने में भी 1 साल से ज्यादा का अरसा लग सकता है, क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा लीगल प्रोसीजर होता है एंड यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेन यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। उसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है, स्टॉक शेयर्स को कहते हैं। तो याद रखिए कंपनी की जो फॉर्मेशन है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसकी डिसॉल्व करना, उसको लिक्विडेट करना, उसको खत्म करना, अनदर टाइम टेकिंग प्रोसेस। और कंपनी हम कहते हैं ना कि वेव्स नाम ही काफी है, डॉलर्स रिलायबल है। तो मेरे भाई बात ये है कि ये कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर रही है। हम एक ब्रांड के पास जाते हुए हमें पता है कि यार ये आज से नहीं है, सिंस पता नहीं 1948। अब आईसीएमए पाकिस्तान एक कंपनी तो नहीं है, लेकिन आईसीएमए पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते। आपको पता है आईसीएमए पाकिस्तान कब से, किसी को पता है? 1951। शायद यहाँ पे लोगों शायद हो, मे बी वो थोड़ा सा खराब हो गया भारत, अदरवाइज आईसीएमए पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 1951। यानी इन फैक्ट आईसीएमए पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान की एज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 साल का फर्क है, ठीक है ना। 1951 23 मई, राइट, 23 मई को आईसीएमए की सालगिरह का दिन आता है और सेलिब्रेट भी की जाती है हर साल। तो बहरहाल देखिए बात यह है कि जो इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या इदारे होते हैं वो एक गोइंग कंसर्न पे चल रहे होते हैं, उनका बिजनेस सईद गनी, कभी आप उसकी जो शॉपर्स होते हैं उस पर देखें, सिंस 1888, कभी नोट किया है आपने? ये जो परफ्यूम वाले हैं कभी नोट कीजिएगा। तो भाई ये बड़ी बड़ी कंपनीज, ये आज कल ऐसा नहीं है कि आज कंपनी बनी कल खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी गोइंग कंसर्न पे चलती है, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना लार्ज स्केल पे बिजनेस होगा, और जितना लार्ज स्केल पे बिजनेस होगा बेनिफिट भी उतने
ज्यादा होते हैं। भाई आप देखिए ना, एक ब्रांड से आप सूट परचेज करने जाए, वो आपको बहुत हाई अमाउंट चार्ज कर रहा होता है, लोग परचेज भी कर रहे होते हैं ब्रांड। वही अगर आप अच्छी क्वालिटी का सूट किसी लोकल दुकानदार से कम पैसों में लेते ना, आपको डाउट होता है पता नहीं क्यों, हालांकि वो अच्छा आपको अच्छी क्वालिटी दे रहा है लेकिन वो ब्रांड नहीं है ना। आप बोलते नहीं यार ये पता नहीं क्यों इतना कम में दे रहा है, यार कपड़ा तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये मुझे लग रहा है कोई मसला है, समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो ऐसा नहीं है, वो बस एक हमारा एक साइको लेवल या इंसान की सोचने की सलाहियत जो है ना वो डिफरेंट तरीके से होती है, हम ब्रांड पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो बहरहाल टाइप्स ऑफ बिजनेस मैं लिख देता हूं अगर आपको ताकि याद रहेगा। 3 किस्म के बिजनेस मैंने आपको यहां बताए। सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 इज पार्टनरशिप, please stop talking, and number 3 is company। बहरहाल कंपनी के लिए भी ये होता है कि प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 शेयर होल्डर हो, प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50, ये पढ़ा होगा कॉमर्स वालों ने। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी जितने लोगों को शेयर देना चाहे दे सकती है, देयर इज नो लिमिट। हम और आप सब मिलके भी किसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहे पूरी क्लास वाले जाके परचेज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल थोड़ा सा मैंने आपको बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू दिया है बिजनेस का, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे और अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, तो आपको थोड़ा सा बिजनेस का आइडिया होना चाहिए कि बिजनेस क्या है। इन शॉर्ट कोई बिजनेस वो एक्टिविटीज जिसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव टू मेक अ प्रॉफिट। भाई इंसान जब कोई काम करता है ना, उसकी नियत, अगर आप कोई काम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, मींस आप बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो वो जो बिजनेस आपका है उसमें 3 किस्म के बिजनेस पॉसिबल है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, ठीक है। फिर इसके अंदर डिफरेंट नेचर के बिजनेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, हर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं होती। अब ये जे डॉट, गुल अहमद, आइडियाज, बोनंजा, डाइनर, सफायर, ये सब कौन है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये तो टेक्सटाइल है, अगर मैं बात करूं ऑयल सेक्टर में पीएसओ, शेल, टोटल, पार्को, ये सब कौन है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। हम अगर फार्मा सेक्टर देख लें, जीएसके, एबट, ठीक है ना, ये सब कौन है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। हम अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाए, हीनो पार्क, पार्क सुजुकी, एटलस होंडा, ये सब कौन है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। लेकिन क्या हर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है, नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, जिसमें आप किसी प्रोडक्ट को बनाते नहीं हो, आप बनी बनाई गुड्स को आगे बेचते हो, आप बनी बनाई गुड्स को आगे बेचती हो, फिनिश गुड खरीद के लाते। अब मैं आपको मिसाल लेता हूँ, कल मैंने कहा था मैं जहां जॉब करता था वहां एचपी की प्रोडक्ट हम सेल करते थे। एचपी का नाम आपने सुना है, ठीक है ना, हेवलेट पैकर्ड, उसके लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स आती हैं। लेकिन मैं जिस कंपनी में था, याद रखे एचपी पाकिस्तान में नहीं है, एचपी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। मैं जिस कंपनी में था वो एचपी की पार्टनर थी और माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनर भी थी। वो कंपनी एचपी की डिस्ट्रीब्यूटर थी पाकिस्तान में। डायरेक्टली हम कहां से इंपोर्ट करते थे, हम इंपोर्टर थे, कमर्शियल इंपोर्टर, लाइसेंस था हमारे पास, उस कंपनी के पास लाइसेंस था। और वो कहां से इंपोर्ट करते थे, एचपी सिंगापुर से। और हम पूरे पाकिस्तान में हमारे 500 प्लस कस्टमर थे। ऑलमोस्ट जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बैंक से, इवन स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, नेस्ले, यूनिलीवर, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हर जगह पे एचपी की प्रोडक्ट यूज होती है, वो हमारी कंपनी से परचेज करते थे। और ये लोग हमसे 2-4 लैपटॉप नहीं लेते थे, 200-200 लैपटॉप, क्योंकि इनको तो पूरे पूरे अपने स्टाफ के लिए चाहिए होते थे। और ये स्टेट बैंक के क्या बहुत कम एम्प्लॉइज होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते। तो याद रखिए ये हमारे सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट थे। तो वो कंपनी क्या खुद बनाती थी हमारी कंपनी एचपी के लैपटॉप, प्रिंटर? नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं थे। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कौन है, इटसेल्फ एचपी सिंगापुर। हम फिनिश प्रोडक्ट लेते थे। फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, रेडी फॉर सेल। लेकिन अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जाए, मे बी आपको शायद विजिट भी करवाया जाए, मतलब एक का सब्जेक्ट आपका ऐसा होता है ड्यूरिंग सीए में, जिसमें आपको विजिट करवाया जाता है किसी इंडस्ट्री में और आपको पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा।
मुझे याद है हमारे वक्त में हमें टपाल टी लेके गए थे, टपाल चाय, और हमने वहां पूरी जाके फैक्ट्री विजिट की थी, किस तरीके से वो चाय बनती है, क्या प्रोसेस होता है। तो हो सकता है आपको भी, अक्सर मेरे तो स्टूडेंट को यहाँ पे नीचे वैन आती है और आपको एक दिन बता दिया जाता है कि इस दिन आपका विजिट है इंडस्ट्री, और आपको किसी भी जनरल टायर या कहीं भी लेके जाएंगे और वहां दिखाएंगे किस तरीके से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनती है। रॉ मटेरियल क्या होता है, विच इज टू बी यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन में प्लास्टिक यूज हुआ है, प्लास्टिक इज रॉ मटेरियल, प्लास्टिक से कन्वर्ट हुआ ये पेन, तो वो जो फिनिश गुड होती है उसको बोलते हैं 100% कंप्लीटेड एंड रेडी फॉर सेल। तो याद रखिए वो बिजनेसमैन, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो 100% फिनिश गुड को खरीद कर आगे सेल करती है, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, उनको क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग बिजनेस, वो ट्रेडर्स हैं। और जो गुड्स को खुद बना रहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। एक और होता है, इसमें 3 किस्म के 3 नेचर हैं, ये टाइप नहीं है, टाइप्स ऑफ बिजनेस तो यही है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। लेकिन जो मैं बात करूं ये बिजनेस के नेचर है। जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। आप चाहो तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ट्रेडिंग बिजनेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। जो सर्विस सेक्टर होता है वो कोई गुड्स बनाकर नहीं बेच रहा होता, वो कोई प्रोडक्ट फिनिश गुड लाकर नहीं बेच रहा होता, ना तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना वो ट्रेडिंग कर रहा है, रादर देन ही इज सर्विस प्रोवाइडर, दे चार्ज अगेंस्ट देयर सर्विसेज, दे आर सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल टीचर, मैं कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बेच रहा, मैं कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं ला रहा घर से, या मैं कोई बनी बनाए प्रोडक्ट लाके आपको नहीं बेच रहा, जस्ट मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ एंड सर्विस के अगेंस्ट चार्ज करता हूँ। तो याद रखिए बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना, ये आपके बहुत सारे कंसल्टेंट है, ब्रोकर हैं, ये कोई प्रोडक्ट फिनिश गुड बना के आपको नहीं दे रहे, कहीं से खरीद कर ला के आपको नहीं दे रहे, रादर देन दे आर सर्विस प्रोवाइडर एंड दे चार्ज अगेंस्ट देयर सर्विसेज। लेकिन याद रखना, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई सर्विस सेक्टर में हो, इन सब का बुनियादी मकसद एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है, पैसा कमाना, टू मेक अ प्रॉफिट। इनका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है, राइट। इज दैट क्लियर? जी स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात? श्योर, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, तो भाई ये एक बेसिक बिजनेस को डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ बिजनेस आपको बता दिए, और फिर उसके अंदर जो मल्टीपल नेचर है वो आप लोगों से डिस्कस कर ली। अच्छा, दूसरी बात, जुमला मैंने लिखा है क्योंकि मैंने कहा डेफिनेशन बहुत सारी है। कुछ लोग कहते हैं अकाउंटिंग एक साइंस है, कुछ लोग कहते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट है, कुछ लोग मैंने कहा था कहते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसी तरह एक डेफिनेशन अभी शायद मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यहाँ लिख के दूंगा आपको, उस पर लिखा होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन टू यूजर। तो देखिए बात ये है कि डेफिनेशन बहुत सारी है। ये डेफिनेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी जब मैंने गूगल पे देखी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो याद रखें, देखिए लैंग्वेज जो है ना वो जबान को हम कहते हैं, और हर लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स होते हैं। हमें हर लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। यहां पर हम अकाउंटिंग वी आर सेइंग के इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो डेफिनेटली वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग अकाउंटेंसी। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट अरबिक लैंग्वेज, तो उसमें जबर, जेर, पेश, मद, उसके रूल्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, उसमें वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, टेंसेस एक्सेट्रा। हमें तो उर्दू भी सही नहीं आती, उसपे भी शिफ्ट क्या होता है, इस्म किसको कहते हैं, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। तो याद रखिए हर लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स होते हैं एंड वी हैव टू फॉलो प्रिंसिपल्स। अब बात ये, क्योंकि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं। खास तौर पे मैंने कल भी कहा था, अकाउंटिंग में IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और एक होता है IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जब हम जाएंगे ना इंशाल्लाह कल को मार्केट में, आप लोग
और आप लोग यही इस सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत IAS IFRS पढ़ेंगे तो कल को आप बड़ी बड़ी कंपनीज के इंशाल्लाह मैनेजर्स होंगे, फाइनेंस कंट्रोलर होंगे इंशाल्लाह, फाइनेंस मैनेजर होंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी होगी, लेकिन वो रिपोर्ट्स आप अपनी मर्जी से नहीं बनाओगे। उन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए यू हैव टू फॉलो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं IAS/IFRS। IAS बोले तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट, एंड IFRS बोले तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। IAS IFRS रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, और ये पाकिस्तान में नहीं बनते, यूके से बनते और वर्ल्ड वाइड इसकी रिकॉग्निशन होती है। जिस तरह कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा WHO ने बोला ये कर दो, तो पाकिस्तान वाले कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो क्या WHO पाकिस्तान में? कहां पर है ये? यूरोपियन कंट्रीज में। तो याद रखें, वर्ल्ड बैंक हो गया, UNO हो गया, WHO हो गया, ये किसी और कंट्री में इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं, लेकिन जो कंट्रीज इनसे लिंक कर रहे होते हैं उन कंट्रीज पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो लोग बनाते हैं उनको फॉलो करना लाजमी होता है। आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी कंपनीज के अकाउंट बनाएंगे, उन अकाउंट्स को बनाने के लिए आपको किसको फॉलो करना होगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये बड़ी बड़ी किताबें हैं, ठीक है ना, ये किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी। अभी थोड़ा सा, अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेप है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। हमने भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, खासतौर पे जो हमारा लेवल 4 का जो पेपर है ना, उसमें टोटल सिलेबस इन दो चीजों पे बेस कर रहा है। 100% सिलेबस टोटल आपने सिर्फ ये दो चीजें वहां पढ़नी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स थोड़े बहुत आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे इस लेवल पे, लेकिन बहुत कम है। ये स्टैंडर्ड्स क्या है? बेसिकली ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। याद रखिए, अभी हमने कहा कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की। हमने कहा कि भाई हर लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना, तो उन प्रिंसिपल्स को जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, इवन अरबिक में कहा जाता है जबर को जेर पढ़ दिया मीनिंग चेंज हो जाते हैं, बाज अल्फाज के मीनिंग तो बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं। तो भाई प्रिंसिपल्स को फॉलो करना नेसेसरी होता है। तो अकाउंटिंग चूंकि एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स वी हैव टू फॉलो। अच्छा, अब ये जो IAS और IFRS है ना, इसका मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं। वंस अपॉन अ टाइम 1973 इस बात को फोकस किया गया कि यार अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या सिर्फ पाकिस्तान में होता है या पूरी दुनिया में होता है? पूरी दुनिया में होता है। तो याद रखें, बिजनेस पूरी दुनिया में होता है, तो पूरी दुनिया में अकाउंटिंग हो रही थी, लेकिन चूंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं था। जब कोई स्टैंडर्ड नहीं होता ना, तो फिर इसका मतलब है सबकी अकाउंटिंग एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? अच्छा, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप लोग इस वक्त क्लास में बैठे हुए हैं, क्या ICA में पाकिस्तान में इज देयर एनी यूनिफॉर्म? आपको बताया गया कोई यूनिफॉर्म है या ड्रेस है? नहीं है ना, तो आप सबके ड्रेस अलग है। यही मैं अगर क्लास लेने जाता हूँ तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में CA की, तो वहां CA के लिए देयर इज अ यूनिफॉर्म। तबानी में CA की क्लास में जब मैं जाता हूँ तो वहां पे सारे बॉयज जो है व्हाइट कलर की शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहने हुए होते हैं। गर्ल्स के लिए व्हाइट कलर का शलवार कमीज है। तो याद रखे, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, वो स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो याद रखे, अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए, अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करने के लिए, अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 1973 में एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का नाम रखा गया था IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। कब बनाई गई थी? वंस अपॉन अ टाइम 1973। ये मैं लिख रहा हूं, नजर आ रहा है पीछे आप लोगों को? अब्दुल हसीब नजर आ रहा है आपको? श्योर, ओके। 1973 एक कमेटी बनाई गई, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं। उस कमेटी का नाम रखा गया था IASC। देखिए नाम ही काफी है। आई बोले तो इंटरनेशनल, ए का मतलब क्या है? अकाउंटिंग, एस बोले तो स्टैंडर्ड, और सी मतलब कमेटी। यानी ऐसी कमेटी तश्कील दी गई है
जिसका ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करना है, अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करना है, अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करनी है, राइट। अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करना है, अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करना है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाने। क्योंकि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन बिजनेस की रिपोर्ट सबकी एक जैसी नहीं बनती थी। सबकी रिपोर्ट्स, जिस तरह आपके सबके ड्रेस अलग है, अभी मैंने एग्जांपल दी, वहां सबके ड्रेस सेम होते, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का फायदा क्या होता है, आप यहाँ पढ़ के सऊदी अरब चले जाओ, वहां पे ऐसी अकाउंटिंग हो रही है, आपको टेंशन नहीं है। आज मेरे बहुत सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ इन क्लासरूम में पढ़ा करते थे, आज वो सब भी माशाल्लाह क्वालिफाइड है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। ज्यादातर बहुत सारे मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में है, दुबई में। अभी एक आया हुआ था 2-3 हफ्ते पहले, आईसी में भी आया था, चला गया दोबारा सऊदी अरब, क्योंकि बीच में तो कोविड के बाद बहुत इश्यूज से लोग नहीं आ पा रहे थे। अब थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये कि ट्रेवलिंग स्टार्ट हुई है। तो बहरहाल बात ये है कि वंस अगर आप कोई ग्लोबल क्वालिफिकेशन, कल मैं आपको कह रहा था कि हम पढ़ते ही आए हमारा, लेकिन पूरा सीमा एग्जाम हो जाता है, एसीसी एग्जाम हो जाता है। क्यों? बिकॉज के आपकी सिलेबस की ग्लोबल रिकॉग्निशन है। आप लोकल अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। ये जो आप लोग आईकॉम में पढ़ के आते ना बहुत सारे बच्चे, अभी मैं 2-4 सवाल पूछ लूँ ना, वो सारे गलत आंसर आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे सिलेबस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। माशाल्लाह बहुत सारे यहाँ कॉमर्स वाले हमारे खवातीन और हजरात मौजूद है, गर्ल्स एंड बॉयज मौजूद है। आप लोग बैलेंस शीट बना कर आए। पहली बात तो है कि बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट कहलाती नहीं, इसका नाम चेंज हो चुका है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरी बात, बैलेंस शीट में आप लोग सबसे पहले क्या दिखाते हैं? एसेट। और एसेट में आप लोग सबसे पहले क्या दिखाते हैं? करंट एसेट। और करंट एसेट में कैश। यही बोला आपने। लेकिन मैं जब यहाँ आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, उसमें एसेट में पहले करंट एसेट नहीं आएंगे, नॉन करंट एसेट, और कैश करंट एसेट बाद में आएंगे। और आप कैश सबसे पहले दिखाते हो, मैं कैश सबसे आखिर में दिखाऊंगा। फिर मैं आपको बोलूंगा आप चाहो पाकिस्तान में किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देख लो, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की देख लो, शिल पाकिस्तान की देख लो, आपके कोई घर की कोई कंपनी हो, हमारे आईसीएमए की लाइब्रेरी में ऊपर आप चले जाएं, मेरा ख्याल है कम से कम 400-500 कंपनीज के रिपोर्ट्स पड़ी हुई है, उनकी आप बैलेंस शीट जाके देखें। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तरीका है, ना सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, हमारे प्यारे पाकिस्तान के कानून की रिक्वायरमेंट को भी आपने फॉलो करना है। जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो मैंने कहा है ना जो कंपनी लॉ है वो आप पढ़ोगे लेवल 4 में जाके इंशाल्लाह। तो कंपनी लॉ में भी आपको बताया जाएगा हाउ टू प्रीपेयर बैलेंस शीट। उसमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट आते हैं, उसके बाद करंट एसेट, और कैश सबसे आखिर में आता है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती है इंटर कॉमर्स में, मतलब वो बस पढ़ा रहे, याद रखे, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अपडेशन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन, वो लोकल पढ़ रहे हैं आप। यहाँ जो अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जाएगी वो लोकल नहीं होगी, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। और ये किताबें हर साल अपडेट होती हैं, हर साल अपडेटेड वर्जन आता है। इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है आईएएस और आईएफआरएस की, और ये वहीं से इशू होती है यूके से। तो याद रखें 1973 कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का नाम क्या रखा गया? IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। क्योंकि अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करना था, स्टैंडर्डाइज करना था, अकाउंटिंग को यूनिफॉर्म देना था, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करनी थी अकाउंटिंग में। इस कमेटी को कहा गया आप जो कुछ लिखेंगे उसको कहा जाएगा IAS। कंपनी के कलम से कुछ लिखा गया, चैप्टर लिखे गए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, कुछ चैप्टर आपके सिलेबस में भी है यहाँ पे। इस कमेटी ने टोटल 1 से लेके 41 तक IAS लिखे। कितने IAS लिखे? 1 से लेके 41 तक IAS। IAS बोले तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जैसे आप लोग किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सीखोगे ना, वो IAS 1 के मुताबिक बनती है। किसके मुताबिक बनती है? When we prepare financial statement। अब ये बैलेंस शीट क्या है, अभी जो नॉन कॉमर्स वाले हैं ना, उन्होंने घबराना नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। तो आप जब किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ओके, जब आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे तो वो एनुअल रिपोर्ट जो है IAS 1 के मुताबिक बनेगी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। टोटल कितने चैप्टर लिखे थे? 41। उसके बाद हुआ ये कि
अप्रैल 1 2001 कमेटी का इंतकाल हो गया, कमेटी वॉज कन्वर्टेड इनटू बोर्ड। अब कमेटी का नाम चेंज हो गया है, कमेटी का नया नाम है IASB। अगर आप नाम पे देखें तो आई स्टिल देयर, ए स्टिल देयर, एस स्टिल देयर। आई मतलब इंटरनेशनल, ए मतलब अकाउंटिंग,